नमस्कार। संस्कृत साहित्य के इस मंच पर आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ अनामिका पाठक। संस्कृत साहित्य का विकास वैदिक काल में ही आरंभ होना शुरू हो गया था, यानी वैदिक काल में ही बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ रचे गए थे। हमारे वेद 4 हैं, जिनकी रचना ब्रह्मा जी ने की थी। वो इन वेदों में पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद संपूर्ण मंत्र वेद जो है सो मंत्रों का संग्रह है। इसे मंत्र वेद भी कहते हैं, यानी यह इसमें मंत्रों का संग्रह है, ऋचाओं का संग्रह है। इसमें अनेक देवताओं के बारे में वर्णन है, यानी देवताओं के लिए ऋचाओं की रचना की गई है। उन ऋचाओं में देवताओं के गुण हैं, अमुक देवताओं के गुण समाहित हैं। और इन ऋचाओं से हम जो है अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यानी इन ऋचाओं का अध्ययन कर, इन ऋचाओं का मनन कर हम अमुक देवताओं से अपने मनोकामना, अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों माना जाता है, यानी यजुर्वेद में गद्य भाग भी है और पद्य भाग भी है। जैसे ऋग्वेद जो है सो पूरे ऋचाओं का संग्रह है, आद्योपांत इसमें ऋचाएँ ही हैं, मंत्र ही हैं। लेकिन यजुर्वेद में कुछ भाग गद्य के हैं और कुछ भाग पद्य के हैं, यानी कुछ भाग ऋचाओं से भरा हुआ है और कुछ भाग गद्यांश है, कुछ भाग में गद्यों का संग्रह है। तो यजुर्वेद के विषय हैं, 2 विषय हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड में ये बताया गया है कि प्राचीन समय में ऋषिगण किन यज्ञों का किन समय में जो है सो उसका निष्पादन करते थे, किन यज्ञों को किन समय में किस विधि के द्वारा करते थे जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और गृहस्थ जीवन के लिए भी उसमें वर्णन है कि गृहस्थ जीवन के लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अमुक यज्ञों का यज्ञ करें, और उनमें अमुक वस्तुओं का वर्णन है कि क्या क्या वस्तु उसमें लगते हैं और किन विधियों से किया जाता है और इसमें किस फल की प्राप्ति होती है, ये भी कर्मकांड में बताया गया है। ज्ञान कांड जो है सो मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। ज्ञान कांड के अध्ययन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का विषय है मंत्रोच्चाटन, मारन, सम्मोहन आदि आदि। इस वेद से हमें धनुर्विद्या का भी ज्ञान होता है और आयुर्वेद का भी ज्ञान होता है। इसके अलावा हमारे साहित्य में, संस्कृत साहित्य में उपवेदों को भी देखा जाता है, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि आदि वेद देखे जाते हैं। अब हम जानेंगे कि संस्कृत से इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्रम में प्रेजेंट टेंस में इंग्लिश के यदि सब्जेक्ट प्लूरल में हो तो उसका संस्कृत में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, आइए देखें। ये सारे इंग्लिश के सेंटेंस हैं, वो इसके सब्जेक्ट जो है सो प्लूरल में है, और ये सारे जो सेंटेंस हैं संस्कृत में इसके जो कर्ता है, वो इसकी जो संज्ञा है वो प्लूरल में है, यानी बहुवचन में है। तो एक एक करके देखें। पेंटर्स राइट, यानी बहुत सारे चित्रकार जो है सो चित्रकारी करते हैं। चित्रकारा लिखन्ति। अब पेंटर्स बहुवचन में है, प्लूरल में है, इसलिए संस्कृत में इसका जो कर्ता है, पेंटर्स क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, तो संस्कृत में सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं। इसका कर्ता जो है, कर्ता माने क्रिया करने वाला, माने जो काम करता है। जैसे लिखन्ति, लिखता कौन है, चित्रकारा,
यानी चित्रकार लिखता है तो ये कर्ता हो गया। तो चित्रकारा भी बहुवचन में हो गया। ये पेंटर्स बहुवचन में है, प्लूरल में, तो चित्रकारा भी बहुवचन में हुआ। और राइट जो है तो ये भी बहुवचन के सब्जेक्ट के अनुसार है। उसी तरह चित्रकारा के अनुसार लिखंती, इसकी क्रिया हो गई बहुवचन में। अगला थीप्स रन, यानी बहुत सारे चोर दौड़ते हैं, तो इसमें थीप्स भी प्लूरल में हो गया और रन भी इसके हिसाब से इसका वर्ब हो गया। उसी तरह थीप्स का संस्कृत, थीप्स प्लूरल में है तो संस्कृत में भी चोराह बहुवचन में ही होगा। इसका कर्ता जो है, ये कर्ता चोराह बहुवचन में है, इसके अनुसार बहुवचन में धावंती हो गया इसकी क्रिया। तो अगला देखते हैं वॉशरमैन, वॉशरमैन क्या हो गया, वॉशरमैन बहुवचन में है, यानी कि बहुत सारे धोबी जो है जो कपड़े धोते हैं। ये वॉशरमैन प्लूरल में है तो इसका संस्कृत भी रजका प्लूरल में ही होगा, यानी कि बहुवचन में होगा रजका। और छायंती, इसकी क्रिया भी बहुवचन में ही होगी। आर्किटेक्ट डिजाइन, यानी वास्तुकार, बहुत सारे वास्तुकार जो है डिजाइन करते हैं, यानी आर्किटेक्ट जो है वो प्लूरल में है। तो ये जो सब्जेक्ट आर्किटेक्ट है ये प्लूरल में है, तो संस्कृत में इसका जो कर्ता है, सब्जेक्ट को संस्कृत में कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता जो है तक्षका प्लूरल में ही होगा, यानी बहुवचन